नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां हरीश रावत ने बताया कि वह कुमाऊं की न्याय यात्रा पर निकले हैं। वे सांस्कृतिक नगरी काली कुमाऊं जा रहे हैं, जहां से चंपावत में गोलजू देवता के शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि अहमदाबाद में संकल्प लिया है कि कांग्रेस न्याय के लिए लड़ेगी और इसी न्याय के लिए वह गोलजू देवता के दरबार में जा रहे हैं। गोलजू के दर्शन करने के लिए भी जा रहा हूँ। मेरी जो काली कुमाऊं की यात्रा है चंपावत की, वो सांस्कृतिक दर्शन भी है, संस्कृति का केंद्र बिंदु है हमारा काली कुमाऊं। और उसके अलावा जो भाजपा ने यहाँ की राजनीति में झूठ का विष वृक्ष बोए हैं, वो झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भी मैं गोलजू के पास न्याय मांगने को जा रहा हूँ। कांग्रेस ने अहमदाबाद के अपने उसमें कहा है कांग्रेसजनों से, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और यहाँ तो उत्तराखंड में तो कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ, झूठ बोल करके, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोल करके और दूसरे झूठ बोल करके सत्ता का अपहरण कर लिया, जो संविधान सम्मत तरीके से संविधान में नहीं हो सकता है। धर्म के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। जबरदस्ती धर्म के आधार पर पूजा करने के लिए कि किसी को हनुमान चालीसा जी का पाठ करने के लिए या जपजी साहब का पाठ करने के लिए या नमाज अदा करने के लिए, बाइबल की आयतें पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं दी जा सकती, संविधान इजाज़त नहीं देता है। लेकिन भाजपा ने ये दोनों जोड़ 2017 में भी करे और 2022 में भी करे। मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए हमको शक्ति दो, वो शक्ति मांगने के लिए भी गोलजू के दरबार में जा रहा हूँ। नाम बदलने का सिलसिला लगातार महीने में ये सड़क को नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, और भगवान न करे यदि इस बार मानसून जरा सा जल्दी आ गया और या कभी अकस्मात बड़ी बारिश आ गई तो इससे हल्द्वानी का बहुत बड़ा हिस्सा भी साफ हो जाएगा, ये स्टेडियम इत्यादि साफ हो जाएगा। गौला को बौराना नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल संयमित रखने के लिए जो भी बाढ़ प्रोटेक्शन का काम होना है वो जल्दी हो जाना चाहिए। इसीलिए हमने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना यहाँ के लिए मंजूर की थी। यदि वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना मंजूर हो जाती तो एक तो हमको बहुत सारी भूमि मिल जाती, जिसमें हम कुछ एरियाज को जो कंजस्टेड हो गए हैं हल्द्वानी के, उनको रिलोकेट कर पाते, सब कर पाते। जो आज हल्द्वानी की प्रॉब्लम है वो जमीन भी है, उस प्रॉब्लम का समाधान भी गौला से ही निकाल सकते। तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस विषय में आप? हाँ, मैंने करूँगा बात उनसे, क्या क्या बात करें, यहाँ तो निमखंड रह जाए कथा कथ से। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। इस दौरान वह FRI में आयोजित कार्यक्रम में वह बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि अमित शाह के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का 26 तारीख को उत्तराखंड में आगमन है और हम उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है। FRI में उनका कार्यक्रम होना है और वो संबोधित करेंगे यहाँ के जनमानस को। और संगठन में भी एक उत्साह है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बेहतर सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का काम किया है, उसको बढ़ाने का काम किया। हमारी जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको मजबूत करने का काम किया, उनको मॉडल बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है जब गृह मंत्री जी उत्तराखंड में यहाँ पहुंचेंगे तो एक अच्छी सौगात देने का काम इस उत्तराखंड को करेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड के अंदर होता है तो इस उत्तराखंड को नई नई। वहीं उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में स्टार्टअप्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 200 करोड़ के उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना की गई है। यह फंड युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा और उन्हें अपने स्टार्टअप्स को एक मजबूत आधार देने का अवसर देगा। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड स्टार्टअप्स और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जहां नए आइडियाज को दिशा मिल रही है और संभावनाओं के नए रास्ते खुल रहे हैं।
वहीं हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने धामी सरकार के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। मजहर नईम नायाब ने का कहना है कि धामी सरकार में अफसरशाही पर सबसे ज्यादा लगाम लगी है। पूर्ववर्ती सरकार में बेलगाम रहने वाली अफसरशाही में ने धामी सरकार पर लगाम लगाते हुए उन्हें फील्ड में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक विकास को लेकर के लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जिले स्तर पर दौरा किया गया और आज लगभग 2-3 वर्षों से जो अफसरशाही पूर्व सरकारों में हावी रहती थी, दफ्तरों से निकलते नहीं थे या दफ्तरों में मिलते नहीं थे और जो पीड़ित थे, जो लोग अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते थे, आज जिस तरीके से अधिकारी लगातार फील्ड में आकर के काम कर रहे हैं, आप देखिए ज़िला अधिकारी हो या प्रदेश का कमिश्नर हो, कुमाऊं कमिश्नर, या ज़िले की नगर आयुक्त हो या नगर मजिस्ट्रेट हो या एसडीएम हो, आज कोने कोने में फील्ड में जाकर के आम गरीब आदमी की समस्या को समाधान करने का काम अधिकारियों ने किया है। जो भी समस्या है, चाहे सड़क की समस्या हो या मूलभूत सुविधाओं के लेकर के राशन की व्यवस्था हो या सरकारी योजनाओं को किस तरीके से अंतिम छोर में पहुंचाने का काम अधिकारियों ने सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर मॉनिटरिंग की है और विकास के कामों की मॉनिटरिंग की है। और जिस तरीके से शहर को आज दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम हो, आज पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरी तरीके से अधिकारी फील्ड में हैं, ज़मीन पर हैं, आम जनता के बीच में हैं और वो काम कर रहे हैं। उसका काम का इतना बड़ा फ़ायदा जनता के बीच में आया है, तेज़ी से विकास बढ़ा है, तेज़ी से लोगों के काम हुए हैं, आम गरीब आदमी की सुनवाई हुई है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि सरकार में उसकी सुनवाई नहीं है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने दावा किया है कि बीजेपी के कई मुख्यमंत्री और मौजूदा मंत्री उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी अपना कैडर मजबूत करना चाहती है। माहरा ने तंज कसा कि बीजेपी अब कांग्रेस में ही हो चुकी है, जहां आधे से ज्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं। है ना, सफाई कभी कभी होनी चाहिए। और कोठारी जी को सपने आ रहे होंगे, हमारे उसमें तो संपर्क में उनके कई मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, जो कई वर्तमान में मंत्री हैं जो घुटन में है वो आना चाहते हैं, पर कांग्रेस बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। हम अपने कैडर को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम तो अच्छा है कि कांग्रेस के जितने लोग वहां जा रहे हैं, बीजेपी का कैडर गायब हो गया है, जिन्होंने दरी बिछाई, जिन्होंने वर्षों संघर्ष किया अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, वो सब आज जो है बाहर बैठे हुए हैं और कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। देख रहे हो, बयान भी सारे कांग्रेसी आ रहे हैं, मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो बीजेपी रह गई। कांग्रेस में ही बीजेपी है, तो हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं। हमारे आइडियोलॉजी के लोग हैं, पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं ठीक ही करेंगे। वहीं चारधाम यात्रा से पहले कांग्रेस ने तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में पूछा कि जब सरकार के पास यात्रियों की क्षमता की रिपोर्ट है तो असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को क्यों बुलाया जा रहा है। उन्होंने ठहराव, परिवहन, दर्शन की सुविधाओं पर भी सवाल उठाए। भाजपा सरकार की बीते 8 वर्षों की व्यवस्थाओं को भी घेरा। है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, वो बहुत अच्छा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर तैयारियां लचर हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार स्वयं अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पंजीकरण से भेजेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक IIM ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी, उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है और रिव्यू बैठक में कितना लोड एक शहर ले सकता है वो सरकार को मालूम है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि असंख्य लोग आएंगे, हम रोक नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूं सरकार खुद भ्रम में है। सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, यात्रियों के ठहरने की, यात्रियों के भोजन की, यात्रियों के दर्शन की, वो राज्य की सरकार की है।
राज्य की सरकार को उसको करना चाहिए और ये पारदर्शिता से होना चाहिए। पिछले साल ऑनलाइन ऑफलाइन फर्जी रजिस्ट्रेशनों से लोग यात्रा में पहुंचे। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, पिछली बार 30 जुलाई 2024 को जो वॉश आउट हुआ था केदारनाथ में, वो सबको याद है। सरकार आज तक नहीं बता पाई कितना नुकसान हुआ उसमें। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए यात्रा की तैयारी सरकार को पुख्ता करनी चाहिए। हम अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी 10 दिन यात्रा में है और यात्रा जब शुरू हो जाएगी उसके बाद स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती है। फिर सरकार वहीं उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के तहत गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर काम कर रहा है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि सभी एएनएम सेंटरों में आवश्यक उपकरण और यूरिन जांच की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी के 10 मुख्य बिंदुओं को स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि गर्भवती महिलाओं का समय पर चेकअप हो सके। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को अगर हम कम करना है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा अहम उसमें पड़ाव है। तो कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमने कहा कि अब जो एएनएम सेंटर है उस पर बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह वेइंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जाँच करने का जो एल्बुमिन जाँच करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और जो 10 जो पॉइंट हैं जिसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं, 10 जो बिंदु हैं वो भी सबके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि आदमी मेमोरी में चीज़ें नहीं रहती है, तो वो डिस्प्ले रहेंगी तो लगातार उनको याद रहेंगी चीज़ें। तो जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको जो है जो हमारे डॉक्टर की कंसल्टेशन वो भी मिलेगी प्रॉपर तरीके से। उनके चेकअप भी हम जो हाई रिस्क होते हैं पूरे एनसीपी में 6 चेकअप का प्रोविजन है, वो भी हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको समय से हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करेंगे। और अगर कोई ऐसी जगह पे रहती है कि उनका तुरंत जो है डिलीवरी के समय पे आना संभव नहीं है, तो उनको पहले से ही वहाँ ला करके अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, और ताकि समय से उनकी जो डिलीवरी हो सके और एकदम डिलीवरी के समय पे कोई पैनिक की स्थिति ना बने। वहीं जनपद नैनीताल में नकली शराब के अवैध धंधे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली, हल्द्वानी और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने की दिशा में यह कार्रवाई एक अहम कदम मानी जा रही है। देखिए, हमारी जो नैनीताल जिले की एसओजी टीम है और हल्द्वानी थाने की जो भी टीम है, इन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। इसमें सूचना थी हमारे पास कि राजपुरा क्षेत्र में स्कूटी के माध्यम से नकली शराब जो है वो बेची जा रही है। तो इसमें इसको ट्रेस किया गया, इसके रूट को। तो पंचायत घर स्थित जहाँ पे ये कार्रवाई हो रही थी उस जगह पे दबिश दी गई और इसमें 40 लीटर जो नकली शराब है, 20 लीटर स्प्रिट और अन्य उपकरण, इसके साथ साथ आबकारी विभाग की जो भी स्टिकर्स वगैरह हैं, सील्स हैं, वो सारे बरामद किए गए हैं। इसमें जो भी इनके लिंकेजेस थे उनको भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि उसकी भी तस्दीक कर लिया गया है। बहुत जल्द दबिश देके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। अभी इस चीज़ को थोड़ा और डीप डाइव किया जा रहा है, चेक करा जा रहा है। राजपुरा क्षेत्र में तो करते ही थे, अन्य किन किन जगहों में करते थे, इस चीज़ को चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनका आपराधिक इतिहास जो है उसे भी चेक किया जा रहा है। देखिए, उसमें स्टिकर्स वगैरह जो हैं वो आबकारी विभाग के फर्जी स्टिकर्स वगैरह थे। तो इसमें जो सप्लायर था उसकी भी कुछ डिटेल्स आई हमारे पास, कहाँ से इनके पास आया था, तो उससे भी कार्रवाई की जाए। देखिए, क्योंकि पूर्व में ये लोग नोएडा स्थित एक वाइन शॉप में काम कर चुके हैं, तो इनको इस तरीके की कार्रवाई की जानकारी तो थी। इनके केमिकल्स वगैरह जो भी इस्तेमाल होते हैं इसमें, इसकी जानकारी थी। डिस्टिलेशन कैसे किया जाता है वो सब इनको प्रोसेस समझ में आता था। तो अभी इस चीज़ को तस्दीक किया जा रहा है कि कितने टाइम से। वहीं आगामी कुंभ मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए यातायात व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने अलग अलग सड़क मार्गों को स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी निर्माण कार्य किए जाने हैं उन्हें समय सीमा के अंदर व गुणवत्ता के साथ पूरा करें।
वहीं ऋषिकेश के ढालवाला की चंद्रभागा नदी में हुई अमीन कमलेश्वर भट्ट की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी विकास को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार नेपाल का रहने वाला आरोपी ने शराब के बहाने में कमलेश्वर को नदी किनारे ले गया और पत्थर से वार कर हत्या कर दी। सीसीटीवी में संदिग्ध की पहचान चप्पल के जरिए हुई। पुलिस ने आरोपी को नेपाल भागने से पहले दबोच लिया। देखिए 16 अप्रैल को प्रातः 9 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव जो चंद्रभागा नदी में पड़ा हुआ है, उसमें जाकर तुरंत पुलिस टीम के द्वारा उसकी पहचान करने का प्रयास किया गया और उसकी पहचान ये कमलेश्वर भट्ट के नाम से हुई, जो कि तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत थे। इस घटना की संदिग्ध जो सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे द्वारा तुरंत पुलिस टीमों का गठन किया गया और इसको वर्कआउट करने के लिए इनको लगाया गया। अलग अलग टीमों ने क्षेत्र में एक्सटेंसिवली एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया, साथ ही जो भी सीसीटीवी कैमरे थे इनको पूरा एनालाइज किया और उस आधार पर एक संदिग्ध को हम लोगों ने चिन्हित किया था और कल इसमें हम लोगों ने जो संदिग्ध है इसको अरेस्ट कर लिया है। इसके पास से जो भी आला कत्ल था, जो पत्थर था जिससे इन्होंने इसको मारा था, उसको बरामद कर लिया गया है। इससे पूछताछ में सामने आया है कि दोनों लोगों ने साथ में बैठकर उस रात में शराब पी थी और किसी छोटी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान ही जो आरोपी था इसके द्वारा पत्थर उठाकर मृतक की मृत्यु कर दी गई, इस पर हिट किया गया। इसमें हमारी टीम ने अच्छा काम किया है और बहुत जल्दी ही इसके जो आरोपी था इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसमें मेरे द्वारा पुलिस टीम को 20,000 रुपये के नगद पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। जो आरोपी है इसका सत्यापन हो चुका था अभी तक या किस तरीके से सत्यापन पाया गया है? ये देखिए आरोपी जो है ये मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। कुछ दिनों पूर्व ही अपने फूफा के पास में आया था यहाँ पर और यहाँ पर रहकर दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा था। इसका सत्यापन हुआ था, इस संबंध में कार्रवाई जानकारी की जा रही है। अगर सत्यापन नहीं कराया गया था तो मकान मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए जैसा मैंने बताया, दोनों ने साथ में बैठ के शराब पी थी और किसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के दौरान इतना अग्रेसिव हो गया ये कि इसके द्वारा पत्थर उठाकर मृतक के ऊपर मार दिया गया और क्योंकि हेड इंजरी थी इसलिए एक ही बार में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी और मृतक की उम्र क्या? देखिए जो आरोपी है ये 52 वर्ष का है और जो आरोपी है वो 19 वर्ष का है और जो मृतक है ये 52 वर्ष के थे। इनका आपस में कोई कनेक्शन जान पहचान? देखिए ये पड़ोस में ज़रूर रहते थे क्योंकि लेकिन मृतक जो आरोपी है कुछ समय पूर्व भी आया था, तो ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी इनके बीच में, लेकिन ये जानते थे एक दूसरे को और उस रात ही मूल रूप से इनकी जो मुलाकात हुई थी और इनके द्वारा साथ में बैठकर शराब पी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वहीं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएम जननी विकास योजना के अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी ताकि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे हो सके। वहीं भीमताल में नाव चालकों और स्थानीय लोगों ने कांग्रेस नेताओं संग जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पर्यटन सीजन में प्रशासन ने नाव स्टैंड में रेलिंग लगाकर बंद कर दिया है। साथ ही सिंचाई विभाग लाइसेंस न रिन्यू कर चालानी कार्रवाई कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर युवाओं को बेरोजगार करने और पर्यटन को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उत्तराखंड के और भीमताल के रहने वाले हैं, इनको इनकी रोजी रोटी पे लात मारकर इनको परेशान करने का प्रशासन काम कर रहा है। जाम की स्थिति आए दिन बनी हुई है। प्रशासन चाहता क्या है? 3-3, 6-6 घंटे पहाड़ को जाने वाले लोग घरों को देर पहुंच रहे हैं। प्रशासन सोया हुआ है, ये गूंगा बहरा प्रशासन है और इनको बेरोजगार का इनकी रोजी रोटी छीनने का प्रयास कर रहा है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है और इस लड़ाई को अभी प्रशासन से हमारी वार्ता है। अगर प्रशासन इसका स्थानीय हल, इनको रोजगार, इनका उत्पीड़न, इनका चालानी कार्रवाई करेगा तो इसको हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये इनको 6 महीने से जाम लग रहा, लगातार हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को जाम के लिए सड़कों पर उतरना है। किसकी नाकामयाबी?
ये किसके लिए, ये किसके ऊपर सवाल खड़ा होता है? अधिकारी सोए हुए हैं, अपने मौज कर रहे हैं, उनको कोई जनता किस हाल पर है इसकी कोई चिंता नहीं है। बेरोजगार की रोजी को, ये पर्यटन सीजन आता है, इस सीजन में मात्र पूरे साल की अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इसमें भी आप इनको परेशान करेंगे। आप कहाँ सोए थे? इनके ऊपर जवाब बनता है। और किसी की रोजी रोटी पर ये लात मारेंगे तो इनके पेट पर भी भगवान लात मारेगा और जनता भी लात। वहीं हाई स्कूल में बाजपुर के प्रियांशु चंद्रा ने प्रदेश में 15वां स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि प्रियांशु ने किताबों के अलावा यूट्यूब से पढ़ाई की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में वह IAS बनना चाहते हैं। उन्होंने आगामी बोर्ड परीक्षार्थियों को शॉर्टकट ढूंढने के बजाय मेहनत करने की सलाह दी है। करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मेरा इसमें मैंने उत्तराखंड में 15वां स्थान प्राप्त किया और जो मैंने टॉप करा है, इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, अपने परिवार वाले और अपने स्कूल और स्कूल के टीचरों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करा। और छुट्टी के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई गई थी। जिस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम थी उसमें हमें एक्स्ट्रा क्लास देके अच्छे अंक प्राप्त करने का श्रेय स्कूल वाले देना। भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? भविष्य में मैं UPSC पास करके IAS बनना चाहता हूँ। है जो कि मुझे खुशी हो रही है। एक्चुअल में मैं पेशे से पत्रकार हूँ, बहुत लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ। आज मेरा इंटरव्यू ले जा रहा है तो मुझे एक अलग ही बिल्कुल क्या होता है ऐसा अनुभव हो रहा है कि अलग ही बिल्कुल। मेरे बेटे ने जो है पूरे प्रदेश भर में 15वां स्थान प्राप्त किया है स्कूल में, जो कि एक मेरे लिए गौरव का विषय है। और ये जो है सबके यहाँ के गुरुजन हैं, जो कि यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, यहाँ के अध्यापक हैं, इन लोगों ने जो है मिलकर के इन्होंने जो है जिस तरह की शिक्षा दीक्षा और इन्हें क्या होता है गाइड किया और एक्स्ट्रा क्लासें दी, ये उसका परिणाम है। और जो बेटा है ये पढ़ने में जो है ठीक ही है, घर में जो है 2-3 घंटे 4 घंटे जो है पढ़ाई करता था। और गुरुजनों के लिए सबसे बड़ा मेरा फिर दोबारा सपना है, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल, इनके अध्यापक हैं, इनके जो गुरुजन हैं, उनका बहुत विशेष रूप से ध्यान रहा है, जो कि बालक को इस पोजीशन पर पहुँचाया है। और आगे ये कामना करता हूँ कि हमारे विद्यालय के बच्चे उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करें। जिस तरह से सर, जिस तरह से कि बच्चों का सबसे ज़्यादा विद्या मंदिर का बहुत ज़्यादा नाम रहता है और बच्चे टॉप भी करते हैं, उसमें क्या ऐसा रीज़न रहता है, क्या मानते हैं आप? हमारे विद्यालय में जो शिक्षण है वो संस्कार में शिक्षण है। और हमारे विद्यालय के उत्कृष्ट आचार्यों की हमारी एक टीम वर्क के साथ विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और विद्यालय में पूरे साल भर में 6, 7, 8 बार उनकी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको अलग से क्लास ली जाती है। और आगे भी मैं प्रयासरत हूँ कि विद्यालय का नाम पूरे बाजपुर और क्या पूरे प्रदेश में रहे। जो बालक अभी आपका टॉपर आया है, क्या बाजपुर टॉप है या फिर जिले का टॉप है, किस तरह का क्या मानते हैं? नहीं, बाजपुर का। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।